हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 को। अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ खास तरीके के एंगल्स होते हैं जिनको समझ लेना एक्सरसाइज करने से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने वो एंगल समझ लिए तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही स्मूथली तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से उन एंगल्स को समझ लेने से। तो बेटा जब हम लोग उन एंगल्स की बात करें तो उन एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और लास्ट में हम लोग सीखेंगे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कह लो, या फिर इन्हीं को बोला जाता है अलाइड एंगल्स, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कौन से दो एंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बोलते हैं, कौन से दो एंगल्स को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, कौन से दो एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, कौन से दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। ये सारी चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए हम लोगों ने दो लाइंस कंसीडर करेंगे, एल और एन, और ये दोनों ही लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई एल इज पैरेलल टू व्हाट, एम, और इन दो पैरेलल लाइंस को बेटा एक लाइन कट करने का काम करती है, मतलब ये लाइन एन अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एन क्या है, ट्रांसवर्सल, और एल और एम ये दो लाइंस कैसी हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझें कि जब हम लोग इन दो पैरेलल लाइंस की बात करें तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर रीजन बोला जा सकता है। और इन पैरेलल लाइंस के बियॉन्ड जो एरिया होता है, आप ऊपर की तरफ जो देख पा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये रीजन होता है एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर रीजन हुआ और ये भी क्या होगा, एक्सटीरियर। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, यानी कि एक लाइन कट करती है, तो बेटा कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक एंगल ये फॉर्म होता है, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, फिर यहाँ पर एंगल्स हैं। ठीक है, इनको आसानी के लिए हम लोग नेम दे देते हैं। मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको 5 कह रहे हैं, इसको 6 कह रहे हैं, इसको 7 और इसको हम लोगों ने 8 बोल दिया। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो बेटा कितने एंगल्स बन जाते हैं, यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। अभी इन्हीं 8 एंगल्स में से कुछ एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, कुछ होते हैं एक्सटीरियर, ठीक है, कुछ होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स होते हैं अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग किसकी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा कैसे दो एंगल्स को बोला जाता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में कौन कौन से एंगल्स होते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हम लोग समझे तो हम लोग समझे पहले तो ये ट्रांसवर्सल है, और इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में कौन कौन से एंगल्स है, 2 है, 3 है, 6 है और 7 है। जबकि इस ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड की हम लोग बात करें तो एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 8 है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये वाले एंगल है, ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड में ये सारे के सारे एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोला जाता है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो पेयर होता है जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो, और जो दो पैरेलल लाइंस है उनके या तो ऊपर की तरफ दोनों एंगल्स हो या फिर नीचे की तरफ हो, दोनों के दोनों। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल है और इस साइड को हम लोग देख रहे हैं अभी कौन सी, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हम लोग एक एंगल देख पा रहे हैं, एंगल 2, जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है, और यहाँ पे हम लोग देखें एंगल 6 जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में हैं और लाइंस के यानी कि पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ हैं। मतलब ये पेयर हुआ किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो भाई पहला पेयर हम लोगों को क्या देखने को मिला, हम लोगों को देखने को मिला कि एंगल 2 और एंगल 6 बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पहला पेयर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 7, ये दोनों के दोनों एंगल्स बेटा ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है और इन दो पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ है। मतलब ये दूसरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, तो दूसरा पेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 एंड एंगल 7। अब बेटा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में आ जाते हैं हम लोग, और जब हम लोग ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड में आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल ये बनता है 1 और यहाँ पर एंगल है एक 5। दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब एक साइड में है, और दोनों ही एंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ है, मतलब
करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर और हम लोगों को मिल गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक पेयर और हम लोगों को मिला और उस पेयर में कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 5। जबकि हम लोग बेटा इन दो एंगल्स की बात करें जिनमें से एक एंगल अभी हम लोगों ने लिया एंगल 4 और दूसरा कौन सा, एंगल 8। तो ये बेटा अगला पेयर हो गया कौन सा, एंगल 4 एंड एंगल 8। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है और इन दो पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ है। तो आई थिंक करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होता है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, जब लाइंस पैरेलल होती है तो उस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं, उन पेयर्स के अंदर जो दो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। किस केस में, पैरेलल लाइंस के केस में। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 3 किसके बराबर हुआ, एंगल 7 के। और यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो आई थिंक करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोला जाता है, वो चीज आपको समझ आती है। अब बात करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, और इंटीरियर में तो बेटा कौन कौन से एंगल्स है पहले तो वो देखो। इंटीरियर में बेटा 4 है, 3 है, 6 है और 5 है। तो ये 4 एंगल्स कहाँ पर है, इंटीरियर में है। बाकी के ये एंगल्स कहाँ पर है, एक्सटीरियर में है। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एंगल्स कहाँ पे होने चाहिए, इंटीरियर में होने चाहिए। और ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब है कि भाई उन दो एंगल्स में से एक एंगल तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में हो। एक बेटा दोनों जो पैरेलल लाइंस है ना, उन पैरेलल लाइंस में से एक एंगल नीचे की तरफ हो और एक एंगल ऊपर की तरफ हो। करेक्ट है। तो भाई इंटीरियर एंगल्स में हम लोग देखें तो ये सारे के सारे एंगल्स हैं। अगर हम लोग एंगल 4 पकड़ लें, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो दो पैरेलल जो लाइंस है उनकी ये नीचे की तरफ है, तो इस साइड में हम लोग दो पैरेलल लाइंस है ना, उसमें ऊपर की तरफ कौन सा बन रहा है, दूसरी साइड में बेटा एंगल 6 बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि दोनों इंटीरियर में है। दोनों के दोनों एंगल्स में से एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में। एक एंगल पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है और दूसरा एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पहला पेयर हम लोगों को देखने को मिला। तो चलिए लिख देते हैं, पहला पेयर क्या मिला हम लोगों को, एंगल 4 एंड एंगल 6। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग एंगल 3 की बात करें और इस एंगल 5 की बात करें, तो बेटा 3 ट्रांसवर्सल के देखो राइट हैंड साइड में, 5 लेफ्ट हैंड साइड में। एंगल 3 बेटा इस लाइन के नीचे की तरफ है और एंगल 5 इस लाइन के ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दूसरा पेयर हम लोगों को देखने को मिला एंगल 3 एंड एंगल 5। और बेटा पैरेलल लाइंस के केस में ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब बात करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो क्या वर्ड यूज किया गया, एक्सटीरियर। इसका मतलब अभी जिन एंगल्स की बात कर रहे जा रहे हैं वो कहां पर होंगे, एक्सटीरियर में होंगे। और फिगर में हम लोग देखें तो एक्सटीरियर में कौन कौन से एंगल्स है, 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। मतलब हम लोग इन एंगल्स की बात करने जा रहे हैं। और ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया तो मतलब इन एंगल्स में से एक एंगल तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में होगा, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में होगा। एक एंगल बेटा लाइन के ऊपर की तरफ होगा और दूसरा एंगल लाइन के नीचे की तरफ होगा। तो भाई ऐसा पेयर कहाँ देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग 1 पकड़ लें तो ये बेटा ट्रांसवर्सल के देखो इस साइड में है और इस लाइन के ऊपर की तरफ है। और अगर यहाँ पे हम लोग 7 देखें तो ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में है और लाइन के नीचे की तरफ है। इसका मतलब हम लोगों को पहला पेयर मिल गया किसका, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। नाम बताओ जरा, एंगल 1 एंड एंगल 7। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये पहला पेयर हुआ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। दूसरा पेयर हम लोग देखें तो एंगल 2 और एंगल 8 हो जाता है। तो एंगल 2 एंड एंगल 8। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोला जाता है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है अलाइड एंगल्स। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब
एक ही साइड अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं? अंदर की तरफ बेटा 4 है, 3 है, 6 है और 5 है। तो ये इंटीरियर में है। और कोक वर्ड का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटिव, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। और बेटा जब ट्रांसवर्सल की बात करें तो ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड में ये सारे के सारे एंगल्स हैं। और अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल 3 और एंगल 6। तो इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स का पहला पेयर हम लोगों को देखने को मिला। क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6, करेक्ट है। दूसरी साइड में हम लोग आ जाए ट्रांसवर्सल के, तो अंदर की तरफ बेटा कौन से दो एंगल्स हैं? एंगल 4 और एंगल 5। तो एंगल 4 और एंगल 5 बेटा को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा पेयर हुआ। और बेटा पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस के केस में जो दो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके मेजरमेंट का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखिए इसको, एंगल 3 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से आप कह सकते हो कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का भी मेजरमेंट का सम कितना होगा? 180। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को 4 टर्म्स समझ आ गए कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोला जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, इसके अलावा ऑल्टरनेट एक्स2 एंगल्स क्या होते हैं, और साथ में को इंटीरियर एंगल्स किसको बोला जाता है। अब ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, also y ratio z equal to 3:7, then find the measurement of angle x। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि भाई जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। और CD लाइन खुद किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। और यहाँ पे कुछ एक एंगल्स बन जाते हैं, x बना, y बना और z बना। हम लोगों को यहाँ पर इन दो एंगल्स के बीच में रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन क्या है कि इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है यानी कि y रेशियो z की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3:7 के बराबर है। तब हम लोगों को इस एंगल यानी कि x का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से करना है हम लोग? बेटा इस गिवन रिलेशन के साथ में y और z का रेशियो दे रखा है कितना? 3:7। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, सो गिवन दैट कि y रेशियो z किसके बराबर है? 3:7 के बराबर है। अब देखो कभी भी जब हम लोगों को दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा होता है और एक्चुअल में अगर हम लोगों को वो क्वांटिटीज लैट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों को y और z का रेशियो दे रखा है कितना? 3:7। तो हम लोग चाहे हैं तो लैट कर सकते हैं क्या? लेट y इक्वल टू, देखो y के लिए नंबर क्या है? 3 है ना, तो आपने इसको मान लिया 3k। तो y आपने बेटा क्या मान लिया? 3k के इक्वल मान लिया। एंड z को आप मान सकते हो क्या? z को माना जा सकता है तब 7k। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी जरूरत होगी y की तो हम लोग क्या रख सकते हैं? 3k। और z की जरूरत होगी तो हम लोग चाहे तो उसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? उसकी जगह पर रखा जा सकता है 7k। बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की इस कंडीशन पर। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि भाई AB पैरेलल है किसके? CD के, और CD पैरेलल है किसके? EF के। मतलब ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन खुद पैरेलल है इसके। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी आपस में कैसी हुई? पैरेलल हुई। इसी चीज को लिखें। now AB is parallel to CD and CD is parallel to what? EF। so this implies कि कौन किसके पैरेलल होगा? AB पैरेलल हो जाएगा EF के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो AB is parallel to what? EF। ठीक है, so now AB is parallel to EF and बट अब हम लोग कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखो ये लाइन कट कर रही है, चलो इसको नेम दे देते हैं एन। तो इन दो पैरेलल लाइंस यानी कि AB और EF जो दो पैरेलल लाइंस है इनको लाइन एन कट करने का काम कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जरा बताइए बेटा इस एंगल जो कि अभी शेड किया है और इस एंगल में क्या रिलेशन है? देखो ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बेटा ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में, पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है और ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। मतलब कैसे एंगल्स हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटा पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, एंड कट्स देम, देयरफॉर क्या कह सकते हैं? दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल।
देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू z, और उसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और बेटा z की तो हमारे पास में वैल्यू है ना कितनी, 7k, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 7k। तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी, k के टर्म्स में कितनी, 7k निकाल दी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इन दो लाइंस पर। हम लोगों को दे ही रखा है कि भाई ए बी किसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और इन दो पैरेलल लाइंस को देखो ये लाइन कट करने का काम कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है इन दो लाइंस के केस में। और जब ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है, तो जरा बताइए क्या इस एंगल x और इस एंगल y के बीच में कोई रिलेशन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, और जिन दो लाइंस की बात कर रहे हैं, मतलब जिन दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल्स हैं, तो मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। और अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं तो बेटा इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यही चीज हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ AB is parallel to what, CD, and cuts them. Therefore एंगल x प्लस y किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। देखो x की जगह पे क्या रख सकते हो आप, x की जगह पे रखा जा सकता है 7k, और y की जगह पे क्या रख सकते हो, y की जगह पे रख सकते हो आप 3k, एंड दिस इक्वल टू 180। इधर कर लेते हैं, 7k प्लस 3k कितना हो गया, ये बन गया बेटा 10k इक्वल टू 180। तो इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 10, मतलब k की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, 18। और फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, फाइनली तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, और x की वैल्यू निकालनी है तो x किसके बराबर है, 7k के बराबर है। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल टू 7k, 7k का मतलब 7 इंटू 18, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 7 जा 126 डिग्री। तो बेटा x का मेजरमेंट कितना आ गया, 126 डिग्री निकल कर आ जाता है। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD, if angle GED equal to 126 degree, then find the measurement of these three angles। तो हम लोगों को दे रखा है कि भाई जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके, इस CD के, मतलब ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हम लोगों को दे रखी है। फिर इस एंगल GED का मेजरमेंट, और GED का मेजरमेंट कहने का मतलब GED कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को दिया है 126 डिग्री, और इसके बेसिस पे हम लोगों को कौन कौन से एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। देखो पहला है AGE, सो AGE कौन सा, AGE मतलब इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। फिर GEF, और GEF कहने का मतलब देखो इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, जिसको अभी हम लोगों ने शेड किया है। तो हम लोगों को ये एंगल चाहिए। और तीसरा कौन सा एंगल है जिसका मेजरमेंट चाहिए, FGE। तो FGE यानी कि हमें बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो तीन एंगल्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, बेटा शुरू कर रहे हैं हम लोग इस एंगल से। देखो इस एंगल का हम लोगों को मेजरमेंट दे रखा है, और इसका मेजरमेंट कितना है, 126 डिग्री। यहीं से हम लोग शुरू करें तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन दैट के एंगल GED किसके बराबर है, 126 डिग्री के बराबर है। अब बेटा फिगर से हम लोग अगर इस एंगल को देखने का काम करें तो भाई इस एंगल के अंदर दो एंगल्स मिलते हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला जिसको कि हम लोगों ने शेड किया है। करेक्ट, मतलब इस पूरे एंगल को हम लोग लिख सकते हैं इन दो एंगल्स के सम की फॉर्म में। तो चलिए लिख देते हैं, GED की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल FED प्लस एंगल GEF, एंड दिस इक्वल टू 126 डिग्री। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम लोग एंगल FED की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग 90, इसको ऐसे ही रखो, GEF इक्वल टू 126 डिग्री। मतलब GEF किसके बराबर होगा, के लिए क्या करें इसको ट्रांसपोज, तो 126 में से 90 को माइनस कर दें, और 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 36 डिग्री। मतलब एंगल GEF का बेटा मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 36 डिग्री। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग इन दो लाइंस पर, क्योंकि AB किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल। तो जरा बताइए इस एंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है,
और इस एंगल जिसको कि अब हम लोग शेड कर रहे हैं, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है भाई, हम लोग देखें तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के इधर उधर है, एक इस साइड में है दूसरा दूसरी साइड में, और दोनों ही एंगल्स जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में है। इसका मतलब एक ऐसे एंगल्स हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस के केस में बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट का यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं नाउ AB is parallel to what CD and GE cuts them. Therefore, angle AGE must be equal to what? Angle GED. और एंगल GED का तो देखो मेजरमेंट हमारे पास में है ना, कितना 126 डिग्री। तो एंगल AGE का मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना 126 डिग्री। और इसका रीजन क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा ये हो जाता है दूसरा आंसर। अब हम लोगों को बेटा इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। और जब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर में। और अगर ये दोनों एंगल्स बेटा लीनियर पेयर में है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मेजरमेंट बताइए, इसका अब हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो लिखिए भाई, नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है कि दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में हैं। अब देखो इसका तो मेजरमेंट हमें पता है ना, AGE का कितना 126 डिग्री, तो यहाँ रखा 126 प्लस एंगल FGE एंड दिस इक्वल टू 180। हमें FGE चाहिए तो इसको क्या करें, ट्रांसपोज करते हैं। सो दिस इंप्लाइज कि एंगल FGE किसके बराबर होगा, 180 माइनस 126। तो बेटा माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 54 डिग्री। तो एंगल FGE का मेजरमेंट, एंगल FGE का मेजरमेंट कितना हो गया, 54 डिग्री हो जाता है। और ये हो जाता है बेटा थर्ड आंसर इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। अब बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है in figure if PQ is parallel to ST, angle PQR equal to 110 degree, angle RST equal to 130 degree, then find the measure of angle QRS। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि अगर PQ लाइन बेटा ST लाइन के पैरेलल है और इस एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री है जबकि इस एंगल का मेजरमेंट 130 डिग्री है, तो बताइए इस एंगल यानी कि QRS का मेजरमेंट क्या होगा। तो हम लोगों को बेसिकली इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करते हैं। अब इसको करने के लिए बेटा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा इस पॉइंट R से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल होगी इस PQ लाइन के और साथ में ST लाइन के। और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पॉइंट R से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पास होती हुई जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। चलो उसको नेम दे देते हैं, क्या, AB कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने AB एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि R से पास हो रही है और इन दो दी गई पैरेलल लाइंस के पैरेलल है। इस पॉइंट को लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले थ्रू पॉइंट R ड्रॉइंग अ लाइन, नाम क्या है AB, पैरेलल टू PQ एंड ST। दोनों ही लाइंस के पैरेलल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आते हैं। नाउ PQ इज पैरेलल टू व्हाट, किसके पैरेलल है, AB के। बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा ही तो कंस्ट्रक्शन किया है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और जब ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है तो उसकी इसमें बेटा इस एंगल और इस एंगल, चलिए आसानी के लिए इसको 1 कह देते हैं। तो एंगल 1 और इस एंगल में कोई रिलेशन है भाई, ये दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और लाइंस के बीच में है, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स। और अब अगर ये दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। और वहां से हम लोग एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को। तो नाउ PQ is parallel to what, AB and QR
cuts them. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम लोगों को बेटा दे ही रखा है कितना, 110, तो यहाँ पे रखा 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल 1 कितना हुआ, 180 माइनस 110 डिग्री, माइनस कर दोगे तो कितना आ गया बेटा, एंगल 1 का मेजरमेंट आ जाता है 70 डिग्री। मतलब अब हम लोगों के पास में बेटा इस एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, अब बेटा हम लोग अगर इन दो लाइंस को देखें, एस टी किसके पैरेलल है, देखो एस टी पैरेलल है इस लाइन ए बी के, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है ना कि ए बी किसके पैरेलल है, इन दोनों ही लाइंस के पैरेलल है, और इन दोनों ही लाइंस के पैरेलल है, मतलब ए बी बेटा इसके भी पैरेलल होगी। बात क्लियर है। अब जब ये दो लाइंस बेटा पैरेलल हैं, तो जरा बताइए ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इन दोनों की लाइंस को कट करने का काम कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा इस एंगल जो कि 130 डिग्री का दे रखा है, और इस एंगल, और इसको आसानी के लिए अगर हम लोग 2 कहते हैं, तो एंगल 2 और इस गिवन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और लाइंस के बीच में है, मतलब ये भी कैसे एंगल्स हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। लगा देते बेटा को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। सो हम लोग कह रहे हैं अगेन ST is parallel to what, AB, and अब कौन कट करता है, SR, and SR cuts them. Therefore कौन सा एंगल, एंगल RST प्लस एंगल 2 दोनों के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। इस एंगल का बड़ा मेजरमेंट हम लोगों को बताइए कितना, 130, तो इसकी जगह पर रखा 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो इस तरीके से एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, 180 माइनस 130, इसका मतलब एंगल 2 निकल आया बेटा कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास देखो एंगल 1 का मेजरमेंट है और एंगल 2 का भी मेजरमेंट है, और इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस एंगल और इस एंगल तीनों ही एंगल्स को प्लस कर दिया जाए, तो क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल्स बेटा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SR, एंगल 2 कह दीजिए, एंगल 2 किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स on a straight line is 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल्स बना लीजिए, लेकिन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल 1 की कितनी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, 70 डिग्री, बेटा रखो इसकी जगह पे 70 डिग्री। इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 50 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया 50 एंड दिस इक्वल टू 180। 70 और 50 को प्लस कर दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 120, और इक्वल में क्या है, 180। इस एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो इसको कर दो ट्रांसपोज, तो एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120, और 180 में से बेटा 120 को माइनस कर दें, तो इस तरीके से एंगल QRS का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और यही हो जाता है बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में बोला गया है कि AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और यहाँ पे एक एंगल बनता है APQ, इस एंगल का मेजरमेंट है 50 डिग्री, एंगल PRD, इस एंगल का मेजरमेंट 127 डिग्री है। तो फिर उस केस में इस एंगल X और इस एंगल Y का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, AB इज पैरेलल टू CD, इस बात से, क्योंकि दो लाइंस बेटा कैसी हैं, पैरेलल है, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो देखिए इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो उस केस में देखिए इस एंगल जो कि हम लोगों को 50 डिग्री का दिया है, और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों एंगल्स में से एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में, दूसरा दूसरी तरफ है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए।
और पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहां से, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड कौन कट कर रहा है बेटा, पी क्यू, एंड पी क्यू कट्स देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा, एंगल ए पी क्यू के बराबर होगा। ये एंगल तब इस एंगल के बराबर होगा और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा x किसके बराबर हुआ, इसका तो मेजरमेंट हमारे पास है ना, कितना 50 डिग्री। तो x की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाल दी कितनी, 50 डिग्री। तो ये पहला आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा वापस से इस क्वेश्चन पर। फिर से इन्हीं दो लाइंस की बात कर रहे हैं। देखो ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, ऐसा दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में। और अब अगर ये दो लाइंस बेटा पैरेलल है तो जरा बताइए इन दो पैरेलल लाइंस को ये क्या कर रही है, कट करने का काम कर रही है। ठीक है, मतलब ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा ट्रांसवर्सल से एक पैरेलल लाइन के बीच का एंगल ये हुआ, और ट्रांसवर्सल से दूसरी पैरेलल लाइन के बीच के एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हुआ। और इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन हुआ तब, भाई इन दोनों एंगल्स की बात करें तो इन दोनों एंगल्स में से एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में है और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में है, और दो पैरेलल लाइंस के बेटा बीच में एंगल्स बन रहे हैं, मतलब ये भी कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यही चीज हम लोग यहाँ भी लगाने जा रहे हैं। तो अगेन हम लोग क्या कह रहे हैं, अगेन हम लोग कह रहे हैं कि भैया ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, और इस बार कौन कट कर रहा है बेटा, पी आर, एंड पी आर कट्स देम। देयरफॉर कौन कौन से एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल पी आर डी। ठीक है, तो लिख दीजिए एंगल पी आर डी, और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स इक्वल होने का रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। अब बेटा पी ए आर पी, जो ए आर पी ए पी आर सॉरी ए पी आर जो ये एंगल है, इसके अंदर देखो दो एंगल्स हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ये कहने का मतलब क्या है, 50 डिग्री इसका मेजरमेंट दिया ही हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, 50 प्लस, और इसका मेजरमेंट हम लोगों को क्या दे रखा है, y, तो यहाँ पे रखा 50 प्लस वाई इक्वल टू, इसका भी मेजरमेंट हम लोग जानते हैं कितना, 127। तो y कितना हुआ बेटा, 127 माइनस 50, और 127 में से 50 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 77। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हो गया। तो x की वैल्यू बेटा कितनी है, 50, और y की वैल्यू कितनी है, 77 डिग्री है। तो ये हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से और बड़े ही प्यार से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at point C, and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि दो मिरर्स हैं, फिगर में हम लोगों ने दिखा रखा है किससे, PQ और RS से, और ये दोनों के दोनों मिरर्स बेटा एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब इस मिरर यानी कि PQ पर एक इंसिडेंट रे आती है AB, और इस मिरर को बेटा B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है किस पाथ के अलोंग, BC के अलोंग। ठीक है, इसका मतलब इस मिरर के केस में ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यही बेटा रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के केस में क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे बन जाती है, और इस मिरर को कौन सी पर स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है सीधी पाथ के अलोंग, यानी कैसे चली जाती है। तो इस मिरर के केस में इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। और अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि प्रूव करिए कि भाई जो AB इंसिडेंट रे है इस मिरर के केस में, और जो CD रिफ्लेक्टेड रे है इस केस में, इस मिरर के केस में, ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाई है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार हम लोग पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर ये मिरर है और इस मिरर पर बेटा एक रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे।
जो कि आती है मिरर को हिट करने के लिए। बेटा स्ट्राइक करने के बाद में बाउंस बैक होती है, यानी कि इस पाथ के अलोंग चली जाती है, इधर से आई स्ट्राइक करने के बाद में ऐसे चली गई, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर होते हैं, इसी पॉइंट के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल जब वर्ड यूज करते हैं ना रिफ्लेक्शन के केस में, तो उस केस में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि नॉर्मल दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो नॉर्मल कहने का मतलब क्या है भाई, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है या फिर हिट करती है इंसिडेंट रे, उस पॉइंट के थ्रू हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नॉर्मल हम लोग कहते हैं। अब बेटा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, या फिर इंसिडेंट एंगल कह दीजिए शॉर्ट में। और बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल कह दीजिए शॉर्ट में। बात यहां तक समझ आती है। और लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के बराबर होता है। बात यहां तक समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई है तो आप आगे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस पॉइंट बी से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और उसको नाम दे देते हैं क्या, बी एम। तो बी एम इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल ऑन मिरर पी क्यू। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इस पॉइंट सी से पास होता वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। बात क्लियर है। तो सी एन इज व्हाट, सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, या फिर कह सकते हो सी एन क्या है, नॉर्मल है। बात क्लियर है, चलिए लिख देते हैं। सो ड्रॉ नॉर्मल्स, टू नॉर्मल्स कौन कौन से, बी एम एंड सी एन ऑन द मिरर्स पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहला वाला जो नॉर्मल है वो किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है। दूसरा सी एन नॉर्मल है वो किसके ऊपर है, आर एस के ऊपर है। आधी चीजें क्लियर है। अब ये नॉर्मल है बेटा, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। किस केस में, जब हम लोग इस मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इस मिरर की बात करें तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब इस एंगल को अगर हम लोग 1 कह दें और इस एंगल को हम लोग 2 कह दें, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो इस मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसका मतलब बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग 3 कहते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग 4 कहते हैं। तो यहाँ भी एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख दीजिए भाई इन पॉइंट्स को। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। किस रीजन से, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग 2 लाइंस कंसीडर करें और दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। आपने क्या किया बेटा, एक चलो इसको नाम भी दे देते हैं, एल और एम कह देते हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ करी, इसको चलो एन कह देते हैं। ठीक है, तो एन आपने ड्रॉ करी, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एन। तो एन इज परपेंडिकुलर ऑन एल, तो एल के ऊपर बेटा कौन परपेंडिकुलर है, एन परपेंडिकुलर है। फिर हम लोगों ने एक लाइन और ड्रॉ करी, चलो इसको नाम दे देते हैं बेटा पी। और इस बार ये जो पी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एम। ठीक है, बात यहां तक समझ आई। 2 लाइन है बेटा कौन कौन सी, एल और एम। एल के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, एन है, जबकि इस एम के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, पी है। क्लियर है यहां तक। अब जरा समझिए, ये 2 लाइंस क्योंकि कैसी हैं, पैरेलल है, और अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन इन्हें कट करने का काम कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी।
और अब अगर हम लोग कहें कि इन दो पैरेलल लाइंस यानी कि एल और एम के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो भैया इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 90 का ये है तो ये भी कितना होगा 90 का होगा। देखो परपेंडिकुलर था ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये एंगल 90 का, तो ये भी कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लोग आए बेटा इन दो पैरेलल लाइंस के केस में, तो भाई इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ये लाइन बेटा कट कर रही है तो मतलब ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, को इंटीरियर। और अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के होंगे। और अगर सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो तो क्या होता है, रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की तो बेटा आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। समझ आया, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे करेंगे अभी हम लोग समझ के जा रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा उसी के बेसिस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा। अब हम लोग कह रहे हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। एंड बी एम क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो आप कह सकते हो कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी एम। बिल्कुल इसी तरीके से सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। बेटा ये है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, और ये है परपेंडिकुलर इस मिरर के ऊपर, या कह लो अभी लाइन कह लो इसको, इस लाइन के ऊपर। अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जब हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करें, ऐसी ड्रॉ करें जिनमें से एक हो परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर, दूसरी हो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के ऊपर, तो फिर ऐसे में क्या बनता है, ऐसे में बेटा रेक्टेंगल बनता है। और रेक्टेंगल बनेगा तो आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब कौन किसके पैरेलल होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब आप कह सकते हो कि बी एम इज पैरेलल टू व्हाट, सी एन। और वो पूरी कहानी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देना है। क्या देना है बेटा, आपको देना है नाउ नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू and Cn is perpendicular to Rs. Therefore Bm is parallel to Cn. ठीक है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट देना है। और कैसे होता है ये चीज आपको समझाई दी है कि कैसे होता है, आपको वो चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट देना और उसके बेसिस पर क्या कह सकते हो कि Bm किसके पैरेलल होगा, Bm बेटा पैरेलल होगा Cn के। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो कौन सी दो लाइंस को हम लोग पैरेलल कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और जब हम लोग इन दो लाइंस की बात करें, इन दो पैरेलल लाइंस की बात करें, तो इन दो पैरेलल लाइंस को देखो, ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। और अगर ये कट कर रही है तो ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा जरा बताओ इस एंगल यानी कि एंगल 2 और इस एंगल यानी कि एंगल 3 में क्या रिलेशन है। देखो इन दोनों एंगल्स को देखें तो ट्रांसवर्सल के एक बेटा एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, और लाइंस के बीच में है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो बेटा ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल हो जाते हैं। इस बात को मेंशन करें अब हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, नाउ कौन किसके पैरेलल है, बी एन इज पैरेलल टू सी एन। एंड कौन कट कर रहा है बेटा, बी सी। एंड बी सी cuts them. Therefore angle 2 is equal to what, angle 3। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। और इसका रीजन क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों कैसे हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बेटा तीन इक्वेशन है हम लोगों के पास में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 1 बेटा 2 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है, और एंगल 3 4 के बराबर है। तो जब इन तीन इक्वेशंस को हम लोग देखें तो बेटा 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर और 3 4 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ऑल 4 एंगल्स कैसे हो गए,
अरे जब 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, इसका मतलब चारों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट को मेंशन करें, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया क्या, फ्रॉम 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, ये चारों के चारों एंगल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और अब जब ये चारों के चारों एंगल्स बेटा आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी दो इक्वल एंगल्स का सम बाकी के दो इक्वल एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया जाए और इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया जाए तो भी बेटा सम कैसा होगा, इक्वल होगा ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज के एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। आप कह रहे हो कि एंगल 1 प्लस 2 फिर किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस 4 के बराबर होगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब बात यहाँ तक समझ आ गई है ना। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिगर से हम लोग देखें तो बेटा एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो ये है 1 और ये है 2। तो एंगल 1 प्लस 2 अगर हम लोग कह रहे हैं तो बेटा एंगल 1 प्लस 2 का मतलब ये एंगल हुआ। चलो इसको शेड कर देते हैं। तो इसका मतलब इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं जो हम लोगों ने ब्लू कलर से शेड किया है। नाम दो इसको, क्या दे सकते हो, सो दिस इंप्लाइज के एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल 3 प्लस 4। तो 3 ये है बेटा, 4 ये है, और 3 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला एंगल हुआ जिसको अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। इसका पूरा नाम बता दीजिए, इसका पूरा नाम होगा बी सी डी। तो एंगल बी सी डी। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेटा ये वाला एंगल जिसको अब हम लोग शेड कर रहे हैं और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स हम लोगों ने कैसे शो कर दिए हैं, इक्वल शो कर दिए हैं। लेकिन ये दो एंगल्स तो कैसे हैं, ये तो भैया कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा कौन कौन सी लाइंस बनाती है, देखो दो लाइंस ए बी और सी डी और साथ में ट्रांसवर्सल बी सी। और कभी भी जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो एक तभी पॉसिबल है जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया। इस बात को अब हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब क्या लेके हम लोग, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाई लाइंस। कौन कौन सी लाइन बेटा, ए बी सी डी एंड ट्रांसवर्सल व्हाट, बी सी। ठीक है, तो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज कि ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के पांचों क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।